Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel Estimate English Adda. In today's video, we will learn how to write question and answer. Okay दोस्तों, दोस्तों जैसा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ गया है, बस 1 या 2 दिन बचा हुआ है। ओके दोस्तों, आपको करना क्या गाइस कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर करने के लिए 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। सो गाइस मैं आपको आज 10 मार्क्स का कैसे गेन करना है उसका तरीका गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपको गाइस याद नहीं है क्वेश्चन आंसर तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहें। सो गाइस आज मैं आपको मॉडल सेट, यानी गाइस देखिए यहाँ पे क्या आपके पास भी ऐसा मॉडल सेट होगा, ये मॉडल सेट सेकंड है। मॉडल सेट फर्स्ट मैंने बता दिया, मॉडल सेट सेकंड में भी मैंने एक्सप्लेन करने वाला या फिर कह सकते हैं जो ऐसे कैसे लिखना है ये भी बता दिया है। तो गाइस में बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनका कमेंट्स था कमेंट सेक्शन में कि सर क्वेश्चन आंसर बताइए कि कैसे लिखें। तो गाइस उसका भी मेरे पास जुगाड़ है कि क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद नहीं हो तो कैसे लिखना। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बुक है, ये मॉडल सेट है, यानी मॉडल सेट सेकंड, इसी का आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर कैसे राइट करना। ओके, पहले तो जिसको क्वेश्चन आंसर याद है या वो रट सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में एक सेक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है या फिर आपसे याद नहीं होता है तो फिर भी आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, तो चलिए उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में क्या है इस तरह से कि आंसर इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, 2 into 5 is equal to 10। ओके, यानी क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन 10 दिया रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से कि आपको कहेगा कि 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्लियर है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 2 मार्क्स के, यानी 10 नंबर आपको गेन होगा। तो चलिए पहले उसका आंसर कर देते हैं। और गाइस ये जो आंसर मैंने लिखा है ये मॉडल सेट का आंसर नहीं है, ये खुद से लिखे आंसर, इसलिए कि बहुत ही आसान वर्ड में इसको बताया, आसान शब्दों में इसको लिखा। मॉडल सेट में गाइस क्या है कि बहुत हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को याद करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, आसान भाषा में इसको बनाया। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन गाइस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि डिड अ लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, यानी गाइस कह रहा है कि पहला क्वेश्चन डिड ए लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी क्या मानव के या मनुष्य के विकास में भाषा जो है ये कैसी अपनी भूमिका निभाती है, यानी लैंग्वेज का मतलब भाषा, यानी भाषा मानव के विकास में अपनी भूमिका कैसे निभाती है, क्लियर है। तो देखिए गाइस इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसका आंसर होगा, सॉरी इसका क्वेश्चन कह रहा था कि क्या भाषा मानव के जीवन में या मानव के विकास में ये अपना भूमिका निभाती है। ओके, क्या भाषा मानव के विकास में भूमिका निभाती है, तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, यस, हाँ यस, लैंग्वेज प्लेड अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, विदाउट लैंग्वेज इट इज नॉट इजी टू एक्सचेंज आइडियाज और एक्सप्रेस फीलिंग्स or learn anything easily for new discoveries and inventions or anything else, क्लियर है। सो गाइस देखिए कह रहा है कि क्या मनुष्य के विकास में भाषा महत्वपूर्ण है, तो गाइस का क्या हो जाएगा आंसर, कहेंगे यस, हाँ है, क्यों, बिकॉज लैंग्वेज प्लेड ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी क्या भाषा मनुष्य के विकास में अपनी भूमिका निभाती है, विदाउट लैंग्वेज इट इज नॉट इजी टू एक्सचेंज आइडियाज और एक्सप्रेस फीलिंग्स, कह रहा है कि बिना भाषा का, बिना लैंग्वेज का इट इज नॉट इजी टू एक्सचेंज आइडियाज, यानी बिना भाषा का अपनी विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पाना ये क्या है, इजी नहीं है, आसान नहीं है। अगर गाइस कैसे आसान नहीं है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ के आदमी इंडियन अगर चाइना में चल जाएगा, उनको अगर इंग्लिश नहीं आती तो चाइनीज तो इनको आती नहीं इंडिया वाले को, तो गाइस वहाँ पे क्या होगा, अपनी भाषा का आदान प्रदान नहीं, वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, हम जो कहेंगे वो चाइना वाला नहीं समझेगा क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है, तो गाइस क्या होता है, उनकी भाषा को हम नहीं समझेंगे, हमारी भाषा को वो नहीं समझेंगे, इसलिए क्या लैंग्वेज का होना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज ही मानव के विकास में क्या करते हैं, बहुत ही अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सो गाइस क्या, इट इज नॉट इजी टू एक्सचेंज आइडियाज, यानी विचारों को
एक दूसरे से आदान प्रदान करना ये इजी नहीं होगा, और एक्सप्रेस फीलिंग्स और लर्न एनीथिंग इजीली। और गाइस क्या, अपनी जो भावना होगी उसको भी एक्सप्रेस हम नहीं कर पाएंगे अगर भाषा नहीं रहेगा तो। और लर्न एनीथिंग इजीली, या फिर अगर भाषा नहीं रहेगा तो कोई भी चीज हम आसानी से सीख भी नहीं सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन क्या है? फॉर न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस और एनीथिंग एल्स, या फिर कह सकते हैं कि जो नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए खोज होते हैं, वो भी हम इवन नहीं सीख सकते अगर भाषा का विकास नहीं होगा तो। और कुछ भी हम लोग नहीं सीख सकते बिना भाषा का। इसलिए भाषा जो होता है, लैंग्वेज होता है, हम लोग के लिए क्या एक अच्छा प्ले करती है। ओके गाइस, यानी अच्छा रोल को प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट क्या है गाइस? बी नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ? क्लियर है? यानी गाइस कह रहा है क्या कि क्या बच्चे के जन्म से पहले, क्या बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले उनके लिए नए नए कपड़े खरीदना, नए नए खिलौने खरीदना, क्या ये अंधविश्वास है? क्या यह अंधविश्वास है? ओके गाइस, तो देखिए ये चैप्टर आपको पता चल गया कि बेबी बर्थ वगैरह वगैरह, यानी बेबी का यानी बर्थ का जब भी चर्चा होगा गाइस तो समझ जाना ये क्या है, ये जो चैप्टर है ये चाइल्ड इज बोर्न का है। क्लियर है? तो गाइस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ? यानी क्या, बच्चे के जन्म से पहले उनके लिए कपड़े खरीद लेना, उनके लिए खिलौने खरीद लेना, क्या यह अंधविश्वास है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। द मेन सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ वाज कंसीडर्ड एज अ बैड लक। कह रहा कि गाइस कि अगर ये जो सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, यानी अंधविश्वास का जो मेन कारण है, मुख्य मुद्दा क्या है गाइस, विद एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ वाज कंसीडर्ड। अगर गाइस आपने इस समरी को अगर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि उस समरी में मैंने अच्छे से बता दिया है कि एक बच्चे का जन्म होता है उसके पहले क्या क्या होता है और उसके बाद क्या क्या होता है। बच्चे के जन्म से पहले कपड़े वगैरह खरीद लिया जाता है, खिलौने, तो इसके लिए क्या क्या अंधविश्वास पश्चिमी देशों में पहले सभ्यता में माना जाता था। इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर दिया है। अगर गाइस आपने समरी को नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस कह रहा है कि अंधविश्वास का जो मेन कारण है वो यह है कि अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले अगर कपड़ा वगैरह खरीद लिया जाता है या खिलौने खरीद लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बैड लक होता है, यानी बच्चे के लिए क्या वो बैड लक होता है, हो सकता है बच्चे को कुछ हो ना जाए। ऐसा नहीं है, पहले जमाने में माना जाता था, लेकिन गाइस अब क्या वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कंट्री, हमारा वर्ल्ड क्या वो डेवलप होते गया, इन सारी चीजों को चेंज करते गया, यानी सुपरस्टिशन को दूर करते गया। ओके गाइस, फिर भी अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को इस चीज मिलेगा, लेकिन गाइस क्या होता है अब ये धीरे धीरे क्या वो एक खत्म हो गया है। ओके, और पश्चिमी जो देश होते हैं जैसे यूरोपीय वगैरह, अमेरिका वगैरह जो है, वहां पे इन सारी चीजों को कुछ नहीं माना जाता कि अंधविश्वास वगैरह क्या है। ओके गाइस, सो कहता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर पहले कपड़ा खरीद लेते हैं, ये खिलौने खरीद लेते हैं बच्चे के जन्म से पहले, तो ये उसके लिए बैड लक होता है। ठीक है, इससे भगवान रूठ जाते हैं, ऐसा कहना है। ओके, सो दे डिडंट वांट टू डू दिस थिंग्स, इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। पहले जमाने के जो लोग थे वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। क्लियर है? नेक्स्ट सी नंबर जो क्वेश्चन है गाइस, सी नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स? ओके, यानी गाइस अगर आप पढ़े होंगे ये जो चैप्टर है ये द अर्थ का क्वेश्चन है। क्लियर है? किसका? द अर्थ का क्वेश्चन है गाइस। उसका भी समरी मैंने बता दिया है, उसका हिंदी भी बहुत ही आसान तरीके से बताया है, जिससे कि आपको हिंदी समझ में आ जाएगा। तो आप वहां से प्लेलिस्ट से वीडियो है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो गाइस कह रहा है कि व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स? यानी क्या, हैंस यानी बेंजी जो था गाइस वो क्या था, दिमाग से पैदल था, यानी क्या उसका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं था। तब उसके पापा जो है वो क्या एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि इसको किसी बिजनेस में क्या कर दीजिए, बिजी कर दीजिए, इन्वॉल्व कर दीजिए, जिससे कि ये अपने काम में व्यस्त रहेंगे, जिसके धीरे धीरे इसका माइंड डेवलप होगा। तो गाइस कह रहा है कि बेंजी जो है किस चीज के, यानी मुर्गी के जो व्यापारी थे, मुर्गी के जो बिजनेस होता था उसके बारे में क्या चीज समझ गया था, जिससे कि वो उस बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, तो देखिए कैसे समझा, देखिएगा कह रहा बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स दैट ही वुड अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स।
यानी बेंजी जो था गाइस, वो बेंजी समझ गया था कि मुर्गी के जो बिजनेस है उससे क्या फायदा होगा, मुर्गी को पालने से क्या हमें लाभ होगा। सो गाइस वो समझ गया था कि इस मुर्गी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो गाइस वो क्या करता है कि मुर्गी के द्वारा जो दिए गए अंडे होते हैं उस अंडे को अपने गांव में, देन मार्केट में, देन पूरे दुनिया में वो बेचने लगते हैं और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो उसको पता चल गया कि हाँ चलो मुर्गी के जो अंडे होंगे उसको बेच करके इससे पैसे अर्न हो सकते हैं। So he did a lot and took, और इसलिए उसने बहुत कुछ किया, and took all possible care of hens, और उसने बहुत कुछ किया और मुर्गी के लिए जो भी संभव प्रयास था उसको भी वो किया, क्योंकि उसको पता था मुर्गी के जो अंडे होंगे उसी समय पैसे आएंगे, इसलिए वो मुर्गी की जो देखभाल जितना भी पॉसिबल हुआ वो देखभाल किया और बहुत कुछ मुर्गी के लिए किया। ओके गाइस, डी नंबर क्वेश्चन है, हाउ वुड द पोएट इन सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। क्लियर है गाइस? सो इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या हो जाएगा, हाउ वुड द पोएट इन सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। गाइस कहता है कि पोएट कहता है, क्या पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक, वो कहते हैं कि सोल्जर चैप्टर जो है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, सैनिक, योद्धा। तो गाइस उस सोल्जर में वो कहते हैं कि टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द वर्ल्ड, क्या अगर वो शहीद हो जाते हैं, अगर वो युद्ध में मारे जाते हैं, क्या उसको याद किया जा सकता है या क्या उसको याद किया, मतलब याद करेगा लोग। ओके, यानी उनका कहना है कि यदि हम शहीद हो जाते हैं युद्ध में तो क्या दुनिया हमें याद रखेगी। सो गाइस देखिए कैसे याद रखेगी, तो उसके लिए आंसर है, वही क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे याद रखेगी। Here the poet wants that, यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि that he land where his body is buried after his death, कह रहा है कि वह धरती जहां पे उसको मरने के बाद दफनाया जाए, ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाना, ब्यूरिड का मतलब दफनाना, यानी वह धरती जहां पे मरने के बाद उसको दफनाया जाए, विल बी ऑफ इंग्लैंड, वह धरती कहाँ का होना चाहिए, तो इंग्लैंड का होना चाहिए। कवि का कहना है कि यदि मैं मर जाऊं तो मुझे इंग्लैंड की मिट्टी में ही दफन किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मिट्टी इंग्लैंड से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि सोल्जर चैप्टर है वो इंग्लैंड के बारे में लिखता है। ओके, ही मस्ट बी रिमेंबर्ड विथ हिज कंट्रीज नेम, और वो कहते हैं कि हमें भी जरूर याद किया जाएगा, हमें भी जरूर याद किया जाएगा, किस कैसे, हिज कंट्रीज नेम, उनके देश के नाम के साथ। नेम बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, क्योंकि वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि यदि मैं मर जाऊं तो मुझे इंग्लैंड की मिट्टी में ही दफन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब इंग्लैंड का नाम होगा, देश का नाम जितना बार लिया जाएगा उतना बार उसके साथ साथ मेरा भी नाम होगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड की मिट्टी में ही दफन रहूंगा। ओके गाइस, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। गाइस होता है कि कोई भी पर्सन हो, वो सभी पर्सन अपने अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम इंडियन हैं तो हम भारत से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। उसी तरह इंडियन आर्मी जो होते हैं इंडिया से प्यार करते हैं। उसी तरह जितने भी देश होते हैं उन देश के नागरिक अपने अपने देश से प्यार करते हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर है। ई नंबर क्वेश्चन कहता है, why did the speaker in the poem a snake decide to wait? ओके, सो गाइस कह रहा है कि कवि जो है यानी स्नेक जो चैप्टर है गाइस वो कौन, डीएच लॉरेंस लिखे हैं। स्नेक को कौन लिखे हैं, डीएच लॉरेंस। तो कह रहा है गाइस कि स्नेक जो चैप्टर है उसमें कवि जो है, स्पीकर यानी क्या, कवि, राइटर कहेंगे यहाँ पे, राइटर जो है वो इंतजार करने का डिसाइड क्यों कर लिया, निर्णय क्यों ले लिया। गाइस ये जो चैप्टर है स्नेक, इसको भी मैंने शमली बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये चीज स्टोरी अच्छे से पता होगा कि स्नेक का क्या क्या कहानियां हैं। तो गाइस कह रहा है कि स्नेक चैप्टर में कवि जो है अपने आप को इंतजार क्यों करवाया, यानी क्यों रुकने का मतलब डिसाइड कर लिया। तो इसका आंसर होगा, the poet thought that the snake came to drink water before him, so he decided to wait। यानी गाइस कहता है कि the poet thought that, कभी सोचता है या कभी सोचना है कि the snake came drink water before him, क्योंकि सांप उनसे पहले पानी पीने के लिए आया है। यानी गाइस होता है ना कि कोई सब अपने अपने बारी का इंतजार करता है। आप जब कहीं जाते होंगे, लाइन में रहते हो, चाहे एटीएम में हो या रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे हो, गाइस क्या होता है, आप लाइन में रहते हैं तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
उसी तरह यहाँ पे कवि कहता है कि कवि का मानना है डी एस लॉरेंस साहब का कि सांप मेरे से पहले आया है पानी पीने के लिए, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि हम पहले उसको पानी पीने दें, उसके बाद हम जाएं, क्योंकि मेरा जो बाड़ी है उसके बाद है, यानी पहले वो आया तो पहले वो पानी पिएगा, उसके बाद हम पानी पिएंगे। ओके गाइस, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो पहले पानी पीने के लिए, इसलिए वो पहले पिएगा, इसलिए कवि क्या करता है, वो इंतजार करता है, वेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन है गाइस, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकियावेली ए मिस्ट्री कैट? यानी गाइस पोएट जो है व्हाई डज द पोएट कॉल मैकियावेली ए मिस्ट्री कैट? यानी गाइस मैकियावेली क्या होता है, एक बिल्ली का नाम रहता है। तो गाइस पोएट जो होता है ये टी.एस. एलियट, यानी मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का जो राइटर है वो कौन है, टी.एस. एलियट है। तो गाइस टी.एस. एलियट साहब कहते हैं कि मिस्ट्री कैट मीनिंग मैकियावेली जो होती है कवि का बिल्ली होता है, कवि के जो बिल्ली होते हैं उनको वो मैकियावेली नाम रखे हुए रहते हैं। ओके, तो वही मैकियावेली जो बिल्ली होती है उनको मिस्ट्री कैट क्यों कहती है, यानी फिर एक रहस्यमय बिल्ली उसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, यानी कभी उसको एक मैकियावेली को एक रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं? तो गाइस इसका आंसर होगा द पोएट कॉल्स मैकियावेली ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल। गाइस होता है कि इस मिस्ट्री कैट के बारे में मैंने समरी बता दिया अच्छे से, आप वहां से वॉच कर लेना। ओके गाइस, जितने भी समरी मैंने बताया उसको अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सारा स्टोरी आपको पता होगा, आप खुद से भी राइट कर सकते हैं आंसर को। क्लियर है गाइस? और यहाँ तक कि इतना जितना संभव हो आप अपने शब्दों में आंसर लिखें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर में इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि कैंडिडेट जितना पॉसिबल हो अपने शब्दों में ही आंसर को लिखें। गाइस अपने मन से अगर आप लिखेंगे आंसर तो जो कॉपी चेकर होंगे वो समझ जाएंगे कि अपने खुद से लिखा तो आपका नंबर सही देगा। ओके गाइस, हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स भी मिले। The poet calls मैकियावेली a mystery cat because he is not an ordinary criminal. यानी गाइस पोएट जो है मैकियावेली को मिस्ट्री कैट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वो कोई साधारण क्रिमिनल नहीं थी। ओके, क्रिमिनल यानी अपराधी, बिल्ली एक तरह की अपराधी है। इसमें गाइस क्या होता है कि लंदन पुलिस को भी ये पसीने छुड़ा देती है, ऐसी बिल्ली रहती है, कोई भी क्राइम कर लेती है और अपने जो क्राइम सीन होता है उससे वो गायब हो जाती है, यहाँ तक कि जो अपनी पैर का निशान रहता है उसको भी वो मिटा देती है। ओके, तो देखिए गाइस ही इज अ मास्टर क्रिमिनल, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं होता, साधारण क्रिमिनल नहीं है, ये क्या मास्टर क्रिमिनल, एक बहुत ही चतुर बहुत ही शातिर क्रिमिनल रहता है। ओके, ही इज कॉल्ड हिडन पॉ, और इसे क्या हिडन पॉ भी कहा जाता है, यानी PAW, पॉ का मतलब होता है गाइस पंजा, यानी हिडन मतलब छुपा हुआ पंजा, इसलिए उसको मैकियावेली को एक छुपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। आफ्टर क्राइम ही डिसअपियर्स फ्रॉम द क्राइम प्लेस, यानी जब कोई क्राइम कर लेती है, कोई अपराध कर देती है तो वो क्या होता है गाइस, बिल्ली जो क्राइम प्लेस होते हैं अपराध किए हुए जगह से वो क्या होता है, फुर हो जाते हैं, क्या वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो जी नंबर क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरिंग्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरिंग्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर है गाइस? बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो का मतलब उधार लेना। तो कह रहा है कि द डेवलपमेंट, यानी इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही गाइस ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है कि व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरिंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी दूसरे भाषाओं से उधार लेना ये कैसा अनुभव होता है। ओके, कैसा रियलाइज होता है जब किसी दूसरे देश से भाषा को चुराते हैं या दूसरे देश के भाषा को कॉपी करते हैं तब अपने अंदर क्या रियलाइजेशन होता है, महसूस होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे देशों से भाषा को उधार लेने का कारण क्या है, क्या मुख्य वजह है। सो गाइस का आंसर होगा द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड चेंजिंग मेड इंग्लिश रियलाइज दैट देयर वोकैबुलरी लैक्ड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस। कह रहा है गाइस कि द डेवलपमेंट यानी विकास, ग्रोथ यानी क्या वृद्धि, एंड चेंजिंग मेड इंग्लिश, और इंग्लिश में जो बदलाव हो रहे हैं वो रियलाइज दैट, वो महसूस कराता है कि देयर वोकैबुलरी यानी क्या उनका जो शब्दकोश है, शब्दावली है, लैक द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द आइडियाज, यानी उनके विचारों को व्यक्त करने का जो वर्ड है उनमें काफी ज्यादा कमियां हैं।
कि ठीक है गाइस, लैक द वर्ड्स मतलब शब्दों की कमी, यानी उनके पास क्या है, शब्दों की कमियां हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी देश को ग्रोथ करने में या किसी भी भाषा को विकसित करने में, ग्रोथ करने में, या फिर इंग्लिश को बनाने में, इंग्लिश में बदलाव करने के लिए क्या होता है गाइस, उनको महसूस होता है कि देयर वोकेबुलरी लैक द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द आइडियाज, यानी आइडियाज को, विचार को व्यक्त करने के लिए जो शब्द होते हैं वो काफी ज्यादा कम है, उनके पास वोकेबुलरी की कमी है। ओके गाइस, इसलिए क्या होता है, वो उधार लेते हैं किसी दूसरे देश से। दिस लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेज। और उसके लिए क्या होता है गाइस, तो दिस लेड टू द बोरोइंग, यानी ये उधार लेने का मेन कारण है, वजह है कि फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेज। और जब किसी देश के पास, स्वाभाविक है कि जिसके पास अपना शब्द नहीं रहेगा वो क्या होगा, किसी ना किसी दूसरे देश से शब्द लेगा अपना काम चलाने के लिए। तो क्या था उनके पास, यानी कि जैसे कि इंडियन के पास क्या था, इंग्लिश के शब्दों की कमियां थी, इसलिए वो अपने भाषा को विकास करने के लिए उनको क्या शब्द की चाहिए, उनके पास शब्दों की कमियां थी, इसलिए वो क्या किए, दूसरे दूसरे देशों से भाषा का आविष्कार, सॉरी लैंग्वेज का क्या किए, वहां से टेक किए। जैसे गाइस क्या, लैटिन से कुछ वर्ड्स लिए, जो इंडिया वाले जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें गाइस क्या होता है, कभी अमेरिकन इंग्लिश घुसेड़ देते हैं, कभी ब्रिटिश इंग्लिश, तो कभी कुछ लैटिन वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सोडियम को, सोडियम तो एस से होना चाहिए, लेकिन गाइस क्या होता है Na होता है, क्योंकि वो नाइट्रेट है, एक लैटिन वर्ड है। उसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हम लोग दूसरे दूसरे देशों से चुरा करके पढ़ रहे हैं। चूंकि इंडिया का क्या है, अपना रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, उनका अपना लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश नहीं है, मदर टंग इंग्लिश नहीं है, इसलिए क्या तो दूसरे देशों से क्या है, इंग्लिश लेकर के बनाया गया है। फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस। और क्या होता है गाइस, लैटिन से लिया गया है, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश और दूसरे दूसरे भाषा को लेकर के हम लोग क्या अपना काम चला रहे हैं इंग्लिश के लिए। अगला एच नंबर क्वेश्चन है गाइस की, What has made English the most gloriously impure language? अब देखिए गाइस, एच नंबर क्वेश्चन कहता है What has made English the most glorious impure language? यानी क्या, इंग्लिश को कौन सी ऐसी चीज है, इंग्लिश को कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अशुद्ध बना रही है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश में कौन सा ऐसा चीज है जो इंग्लिश भाषा को बिल्कुल क्या शानदार तरीके से अशुद्ध कर रही है, ठीक है, गड़बड़ कर रही है। तो देखिए क्या क्या गड़बड़ कर रही है गाइस, कि द बोरिंग ऑफ मैनी न्यू वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन एटसेट्रा मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। अब देखिए गाइस, होता है कि जब कोई खिचड़ी बना देगा लैंग्वेज को, स्वाभाविक है क्या इम्प्योर हो जाएगा। तो हम लोग जो होते हैं क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए क्या, वो कभी किसी दूसरे देशों से भाषा ले लेते हैं, कुछ शब्द दूसरे देशों से लिए, कुछ वर्ड्स दूसरे देशों से लिए, तो क्या खिचड़ी बना दिए, इसलिए क्या ये सब भाषा जो है ये इम्प्योर हो गया। अब गाइस जैसे अमेरिका वाला है तो वो अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, ब्रिटिश वाला है, इंग्लैंड वाला है तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो उनका जो टोन होता है, उनका एक अपना टोन होता है, उनका जो टोन सुनने में मजा आता है, ठीक है गाइस। लेकिन हम लोग क्या, उनका जो टोन होता है वो कुछ और होता है, और हम लोग जो इंडिया वाले होते हैं वो कुछ और बोलते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है। तो वही यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे देशों से भाषा को लेकर के पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या होता है ये इम्प्योर हो गए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको क्या इनफॉर्मल बना दिए हैं। नेक्स्ट आई नंबर क्वेश्चन है गाइस, नेम 4 कंट्रीज विद इंग्लिश इज यूज्ड मदर टंग। ओके गाइस, कह रहा है कि 4 ऐसे देश का नाम बताओ, 4 ऐसे कंट्री का नाम बताओ जो मदर टंग के रूप में इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाइस हम लोग का मदर टंग क्या है, हिंदी है, ओके। उसी तरह कह रहा है कि कौन सा ऐसा 4 देश हैं जो अपना मदर टंग इंग्लिश के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग। कह रहा 4 ऐसे देश हैं जहां पे मदर टंग के रूप में इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन है, यूके है, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहते हैं। दूसरा है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। यानी ये 4 देश है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 4 देश है जो अपना रीजनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं मदर टंग के रूप में। अब जे नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द फायर हिम से टू द पोएट। यानी क्या फायर हिम, जो फायर हिम का मतलब होता है अग्नि भजन, यानी क्या फायर हिम यानी अग्नि भजन। गाइस कवि को क्या कहते हैं, कवि को क्या कहते हैं, तो देखिए कवि को क्या कहते हैं,
द फायर हिम सेज टू द पोएट, फायर हिम कवि को कहते हैं कि ही वॉज फॉरगिवन, कि उसे क्षमा कर दिया गया, उसे माफ कर दिया गया है। सो द पोएट डिसाइडेड नॉट टू कमिट, इसलिए कवि ये फैसला लेना, इसलिए कभी वो फैसला नहीं लेते हैं सच ए sin अगेन इन हिज लाइफ, इसलिए कभी वो फैसला नहीं लेते हैं कि अब जीवन में कभी भी दोबारा मैं ऐसा काम करूं। ओके गाइस, यानी क्या, कवि को अग्नि देवता जो है या फिर फायर हिम जो है वो कवि को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुमने जो पाप किया वो तुमको क्षमा कर दिया। सो द पोएट डिसाइड, इसलिए अंत में कवि चाहता है कि अच्छा चलो हमको माफ कर दिया गया है, इसलिए वो कवि कहता है कि अब जीवन में मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, यानी ऐसा पाप जीवन में दोबारा कभी नहीं करूंगा, ऐसा वो अपने आप में क्या डिसाइड करते हैं। क्लियर है गाइस? अब दोस्तों देखिए ये क्या था, ये तो क्वेश्चन आंसर पहले आपको मैंने बता दिया कि आपको अगर याद करके लिखना है तो उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ओके गाइस, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जिनको याद करना राइट मतलब करेक्ट आंसर लिखना, तो वो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने बता दिया जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से किन्हीं 5 का ही आपको आंसर करना था। क्लियर हो गया? अब गाइस सवाल आता है कि जो सेक्रेट बात मैंने बताया था, लास्ट बताऊंगा वो चीज, कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर ये याद नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे। ओके चलिए अब मैं बताता हूँ गाइस, कहा जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से अच्छा कुछ। अगर ये अब जो तरीका मैं बताने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता, एक लाइन भी उनसे इंग्लिश याद नहीं होता है, तो वो कैसे इंग्लिश को लिखें, क्योंकि उसमें पास करना भी है। तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को आता है या फिर जिनको क्वेश्चन आंसर याद हो सकता है वो याद करें, इस चीज को लिखें। जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो है, उनके लिए मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए गाइस इसको कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस क्या होगा, आप समरी वगैरह पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। आपको सिर्फ करना क्या है कि बस आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि कौन से चैप्टर का, बस इतना काम खत्म। और जो मैच द फ्लोइंग होता है गाइस कि मैच करने वाला, एक तरफ चैप्टर नेम एक तरफ राइटर नेम, उसको मैच करना होता है, ये 5 मार्क्स का रहता है। तो ये चीज एवन सारे स्टूडेंट को याद ही रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं कम से कम उनको चैप्टर नेम और राइटर नेम मैच करने वाला सबको याद रहता है। बस आपको उसी याद से ये क्वेश्चन आंसर भी आप उसी की हेल्प से आपको लिखने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। ओके तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या, इसमें से 10 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन का ही आंसर करने के लिए कहता है, तो आपको कैसे करना है आंसर, उसके लिए मैं तरीका आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को पकड़ना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि डिड ए लैंग्वेज प्ले रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे देखिए ये क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, तो मान लीजिए इसको ये आपको नहीं आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन को छाट ही दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आपको दूसरा क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपको क्या करना, 5 क्वेश्चन का ही इसमें आंसर करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, व्हाट इज सुपरस्टिशन एसोसिएटेड, अब देखिए बेबी, यानी बेबी आ गया, इसका मतलब क्या है, ये चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन है, पकड़ में आ गया क्या, ये चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड बेंजी, गाइस बेंजी बना है, तो ये क्या है, द अर्थ का क्वेश्चन है, ये भी पकड़ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोएट सोल्जर, देखिएगा यहाँ पे क्लियर लिख ही दिया है क्या, सोल्जर, यानी क्या, द सोल्जर का क्वेश्चन है, जिसके राइटर है द रिपोर्ट पढ़ो, यानी 3 क्वेश्चन पकड़ में आ गया है। अगला पढ़ते हैं, स्पीकर्स द पोएम एस्नेक, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन एकदम क्लियर लिख दिया है क्या, कि एस्नेक का क्वेश्चन है, जिसका राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस है। कितना 4 क्वेश्चन पकड़ में आ गया। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैकेविटी, देखिए क्लियर है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टीएस एलियट लिखेंगे। ओके गाइस इसको कौन लिखे हैं, टीएस एलियट लिखेंगे। क्लियर है, चलिए मैकेविटी या मिस्ट्री कैट को कौन लिखे हैं, टीएस एलियट साहब लिखे हैं। तो देखिए गाइस ये भी पकड़ में आ गया क्या, ये देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2, इधर कितना था, 3 4 1 5। ओके गाइस आगे आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फायर ही भी यहाँ पे आपको पकड़ में आ ही रहा है, तो लेके आपको लिखना ओनली 5 क्वेश्चन का आंसर, बस आपको सिर्फ पकड़ना है कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं। क्लियर है? अब देखिए सारा का आंसर गाइस एक ही आंसर में बताऊंगा, सारा का आंसर वही हो जाएगा, सारे जितने भी क्वेश्चन आपको पकड़ में आए सारा का आंसर बस एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर कैसे लिखना है ये बताते हैं। तो देखिए गाइस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, तो इसके लिए एक तरीका मैं बता देता हूं। आपको लिखना है, दिस क्वेश्चन इज taken from
taken from which has been written by in this question the poet wants to say that फुल स्टॉप। अब देखिए गाइस, यहां से जो मैंने लिखा है ये यहां से आंसर स्टार्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर इसकी सहायता से कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ओके, अब देखिए गाइस कैसे करना है। तो ये जो दो बॉक्स बताया है मैंने, यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर नेम लिखना है, चैप्टर नेम। यहाँ पे आपको लिखना है राइटर नेम। अब देखिए गाइस, मैंने पहले ही बता दिया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको जो कॉपी चेकर होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स देंगे ही देंगे। क्योंकि गाइस ये भी लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत ही नहीं लिख रहे हैं, आप क्या उस चीज के बारे में लिख रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नहीं उससे रिलेट करके लिख रहे हैं। आंसर का मतलब होता है गाइस, खुद से लिखने का मतलब होता है उस चीज के बारे में रिलेट करके लिखना है। ये नहीं कि जो रट्टाफिकेशन मार लिया उसी को लिखना है, उन्हीं को नंबर मिलेगा, जो खुद से लिखते हैं उसको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता गाइस। जो खुद से लिखता है उनको और ज्यादा नंबर मिलता है। बस क्या हुआ, आपका राइटिंग क्लैरिटी होना चाहिए, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, हैंड राइटिंग सबसे मेन चीज है। तो आपको क्या करना है, इसी चीज को अच्छे हैंड राइटिंग बना करके एग्जाम में लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस देखिए क्या है, आपको कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो सब में लिखना है आपको बस एक ही चीज, इसी को आपको याद करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपसे क्लियर हो जाएगा। क्या लिखना है कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम चैप्टर नेम। इन क्या जो क्वेश्चन, जैसे कि गाइस मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, तो किसका, बेबी बर्थ ही नहीं क्या, ए चाइल्ड इज बोर्न का है। यहाँ पे लिख देना कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ए चाइल्ड इज बोर्न, ये बॉक्स में चैप्टर नेम लिख देना जिस चैप्टर का। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फायरिंग, ओके, तो लिखना है कि फायरिंग, क्लियर है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है स्नेक का, तो चैप्टर नेम स्नेक है तो स्नेक लिख देंगे, स्नेक व्हिच हैज बीन रिटन बाय। अब देखिए गाइस, राइटर का नाम लिखना है। अगर स्नेक यहाँ लिखे तो इसका राइटर लिखेंगे डी.एच. लॉरेंस। अगर फायर हिम लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे के.के.एन. दारूवाला। अगर गाइस मान लेते हैं बैकविटी द मिस्टिक कैट लिखे हैं चैप्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे उसका राइटर का नाम यानी टी.एस. एलियट। तो जो चैप्टर रहेगा उसका राइटर का नाम सिर्फ लिख देना है, क्लियर है। उसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम चैप्टर नेम लिख देना है, व्हिच हैज बीन रिटन बाय, उसके राइटर का नाम लिख देना है, फुल स्टॉप। उसका लिखना इन दिस क्वेश्चन द पोएट वांट्स टू से दैट। अब गाइस कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कभी ही कुछ ना कुछ तो बात कहता होगा, यानी कोई भी जो कहानी होती है, कविता होती है, तो उसमें कौन कभी ही अपनी बातों को लिखते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन भी पूछता होगा तो कभी ही कहता होगा कि ये चीज, ये कौन था, ये क्या करता था, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी चीज बात बोलता है क्या कवि के द्वारा ही कुछ ना कुछ तो बोला जाता होगा। देखो कॉमन सेंस लगाना, लिखना द पोएट वांट्स टू से दैट, दैट तक सब में याद लिख लेना, सब में जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको करना है दैट तक लिख देना। उसके बाद गाइस करना क्या है, अब उस पे आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ओके, क्या ई नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको करना है कि ये जो WH यानी कि इंट्रोगेटिव वाला जो भी वर्ड होगा, यानी हैप्पी वर्ब पहले आ गया और WH, यानी जितना भी ये इंट्रोगेटिव वाले वर्ड होंगे उनको आपको छोड़ देना है, ओके। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो मार्क है इसको भी आपको छोड़ देना है, क्लियर है। फिर से देख लेते हैं, यानी WH और इंट्रोगेटिव जो भी वर्ड होंगे उनको छोड़ देना है, क्वेश्चन मार्क को हटा देना, बाकी जो बचा है उसको उतार देना है। यहाँ पे यहाँ से क्या बचा है, जैसे द स्पीकर इन द पोएम स्नेक डिसाइड टू वेट, तो यहाँ पे दैट के बाद लिख देना है दैट द स्पीकर। यहाँ पे जैसे मैं इसको लिख देता हूं तो आपको क्या लिखना है, दैट द स्पीकर in the poem snake decide to wait, बस हो गया, क्लियर है गाइस। यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यानी जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी देखिए गाइस क्या है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिए थे, तो देख लेते हैं। हाँ देखिए गाइस, यहाँ फायर हिम का क्वेश्चन है,
तो आपको देखिए यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, यहाँ पे इसको आपको हटा देना है, क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, क्योंकि आंसर में फुल स्टॉप होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट के बाद आपको लिख देना है द फायर हिम से टू द पोएट, फुल स्टॉप। उसी तरह अगला क्वेश्चन जो होगा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ वुड, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको हटा देना है। और उसके बाद क्या, दैट के बाद आपको लिख देना द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू बी रिमेम्बर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, उसका क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप कर देना है। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव यहाँ तक है, इसको हटा देना, आपको क्वेश्चन मार्क को हटा देना, दैट के बाद ये पूरा लाइन यहाँ तक लिख देना। क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। गाइस ये तरीका उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। ये क्या कॉमन सेंस लगा के आपको राइट करना है, जिससे कि आपको नंबर एग्जाम में अच्छे से मिलेंगे। ठीक है गाइस, आपको सिर्फ करना क्या है कि राइटिंग को, हैंड राइटिंग को गुड राइटिंग में लिखना। ओके, गुड हैंड राइटिंग में आपका लिखा हुआ होना चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, और इसको गलत भी, पूरे तरीके से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप उस क्वेश्चन के बारे में लिख रहे हैं कि उसका चैप्टर कौन है, राइटर कौन है। जो कॉपी चेकर होंगे वैसे तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं, अगर पढ़ेंगे भी तो उनको पता है कि चलो स्टूडेंट जो लिखा है कुछ क्वेश्चन को तो समझ रहा है, अब उसको थोड़ी पता है कि आपको इसका हिंदी नहीं समझ में आता। ठीक है, यानी उनको ये पता होगा कि चलो ये स्टूडेंट जानता है इस चैप्टर के बारे में, इस चीज के राइटर कौन है, इस चीज के बारे में जानता है, तब तो इतना लिखा है। बस आपको क्या करना, उतने सारे क्वेश्चन को याद करने से बेटर है कि एक क्वेश्चन को आप सिर्फ जो मैं परफॉर्मा बना दिया है इसको आप याद कर ले, आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन, सॉरी कितना, 5 क्वेश्चन लिखना, 10 नंबर आपका पॉकेट में है। क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि और आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उनके ऊपर भी आपको टिप्स एंड टिप्स बता दूंगा। ओके गाइस, जितने भी टिप्स होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा कि कैसे लिखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।